नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव। हर रोजाना की तरह आज एक बार फिर हाजिर हैं हम अपने दो जिलों के संवाददाताओं के साथ, जो अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको यही बता देती हूँ, प्रयागराज से मोहम्मद कमर हमारे साथ जुड़ेंगे और मेरठ से मनोवर चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, जो मेरठ का हाल बताएंगे और प्रयागराज में क्या कुछ चल रहा है उसके लिए मोहम्मद कमर जुड़ेंगे, जो वहाँ की हकीकत बताएंगे। क्योंकि अब माहौल काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, चुनाव बेहद अब नज़दीक हैं, महज 1 महीने का समय बचा है, तो किस तरह का माहौल प्रयागराज और मेरठ दोनों ही जगह पर देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ कोरोना को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस हैं और किस तरह से प्रशासन अलर्ट हो चुका है, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, इन दोनों ही जगह पर शिक्षाओं की बात करेंगे कि शिक्षा को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है। साथ ही अगर ग्रामीण इलाकों की हकीकत देखें तो वो भी जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर जो वादे 2017 में बीजेपी सरकार करके सत्ता में आई थी, उन सभी वादों को क्या पूरा किया गया है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे ग्रामीण इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिलती हैं। साथ ही अब ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है ये भी जानने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भी वहां की। और चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं, हमारे दोनों ही संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रयागराज से मोहम्मद कमर और मेरठ से मनोवर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोवर, सबसे पहले आप आज मेरठ के बारे में बताइए, मेरठ के आज क्या बड़ी खबर है, क्या हलचल है? पारुल, मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में खासतौर से राजनीति का गढ़ इसको माना जाता है। लखनऊ के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ का नाम सामने आता है और मेरठ में खासतौर से 1857 की क्रांति को लेकर मनोवर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। ठीक है मनोवर, आप रखिए अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अगर मेरठ की हम बात करें तो मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का गढ़ माना जाता है और राजनीति का गढ़ है। लखनऊ के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ बड़े बड़े नेता रुख करते हैं। खासतौर से यहाँ पर गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री और तमाम पूर्व सीएम, वर्तमान सीएम यहाँ फिलहाल अपने दौरे कर चुके हैं और आगे भी दौरे प्रस्तावित है। मेरठ की अगर बात की जाए तो 1857 की क्रांति यहाँ से शुरू हुई थी और नेताओं के मन में कहीं ना कहीं बात रहती है कि जहां से देश की आजादी का बिगुल फूंका गया, उसी जगह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, जीत दर्ज करने के लिए शंखनाद किया जाए। 2014 में भी बीजेपी ने मेरठ से शंखनाद किया था। खुद अमित शाह मेरठ पहुंचे थे और एक बड़ी जीत दर्ज कराई थी। ऐसे में वर्तमान की अगर बात की जाए तो यहाँ 7 विधानसभा सीट पड़ती है, 7 पर लेकर घमासान है। तमाम बड़े बड़े नेता प्रतिदिन यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं और चुनाव की हालांकि फिलहाल जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा किसी पार्टी ने नहीं की है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अभी लगी हुई है और उधर प्रत्याशी अपने आप को संभावित प्रत्याशी मानते हुए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन पारुल, हैरत की बात यह है जिस तरीके से मेरठ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का भी एक मामला प्रकाश में आया था, उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट होने की बात जरूर करता है, लेकिन जिस तरीके के रैलियों के आयोजन होते हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और कहीं ना कहीं उनसे ओमिक्रॉन और कोरोना का फैलने का खतरा है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन पर और सत्ता पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब कोरोना फैल रहा है तो इस तरीके के आयोजन क्यों हो रहे हैं। अगर बात की जाए मेरठ की तो मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट में पूर्व सीएम से लेकर के अभी तमाम लोगों की यहाँ रैलियां हुई हैं और खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। परसों शिवपाल सिंह यादव की रैली थी लेकिन वो नहीं पहुंचे। उस रैली में कंबल वितरण किया जाना था और कई हजार लोग कंबल वितरण होने के दौरान वहां पर भगदड़ मच गई, चोटें भी लगी हैं। बिल्कुल मनोवर, देखी थी वो तस्वीरें हमने और पूरी खबर भी हमने चलाई थी कि किस तरह से वहां पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया था। कहीं ना कहीं ये समझने वाली चीज जनता के लिए भी है और नेताओं के लिए भी है, क्योंकि देखिए नेता तो रैली कर चले जाएंगे लेकिन जो भीड़ इकट्ठा होती है वहां पर जो लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। मनोवर, बेशक जो लोग हैं सबसे पहले उन्हीं को समझना होगा, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि जो गाइडलाइन बनाई जाती है केवल और केवल आम लोगों के लिए होती है, वो नेताओं के लिए नहीं होती है। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू जरूर किया गया है
लेकिन हैरत है, सुबह होती है, लोग बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हैं और खास तौर से नेता बड़े चाव से उनको ले जाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और भीड़ लगाते हैं। ऐसे में कोरोना की जो गाइडलाइंस उनकी धज्जियां उड़ती हैं, और ये कोई और नहीं उड़ा रहा है, ये वही लोग उड़ा रहे हैं जो इन गाइडलाइंस को बनाने में अपना सहयोग देते हैं। उनकी पार्टियों के आला कमान लगातार ये जो गाइडलाइंस उनको बनाते हैं, जी। सवाल तमाम खड़े होते हैं। लेकिन हैरत की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से काम कर रहा है, केवल और केवल प्रचार प्रसार होता है टीवी पर, अखबारों में कि ऐसा ना करें, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। इस वक्त अगर हम निकल जाएं किसी भी इलाके में तो बड़ी तादाद में लोग दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन का पालन गांव से लेकर के शहर की सड़कों या फिर शहर के बाजारों तक नहीं दिखाई देगा। और जो मेरठ की अगर बात की कर ली जाए कोरोना की, यहाँ हाल ही में एक साथ ही कई दर्जन कोरोना जी पॉजिटिव बिल्कुल निकले बिल्कुल हैं। बिल्कुल और मनोहर, मामले तो कोरोना के लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जागरूकता की भी जरूरत है। लौटूंगी आपके पास। प्रयागराज से मोहम्मद कमर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद कमर, सबसे पहले आप बताइए आज प्रयागराज में क्या हलचल है, क्या बड़ी खबर है आज वहां की? चलिए, शायद ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है मेरा मोहम्मद कमर तक, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मनोवर, आप देखिए जिस तरह से लगातार हम देखते हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, हर रोजाना खबरें पहुंचाने के लिए आप सबसे ज्यादा फील्ड पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बताइए कि लोगों में क्या अब भी कोरोना को लेकर मेरठ में डर बना हुआ है या लापरवाही है? क्योंकि जो तस्वीरें हम हर रोजाना देख रहे हैं उससे तो लापरवाही नजर आती है, लेकिन क्योंकि आप लोगों से बातचीत करते हैं तो क्या आपको लगता है? देखिए, कोरोना के डर की अगर बात की जाए तो इस बार किसी प्रकार का डर लोगों के जहन में नहीं दिखाई देता है। मास्क केवल और केवल पुलिस के चालान से बचने के लिए लोग पहनते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस और जो बात की जाती थी कि तमाम चीजों का पालन करेंगे, वो पालन नहीं दिखाई देता है। सैनिटाइजर तो मानो जैसे बाजार से ही गायब हो गया हो। सैनिटाइजर तो लोग भूल चुके हैं। अगर किसी को फेम में आना होता है टीवी पर या अखबार में, वहां तो तमाम बातें होती हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कहीं किसी प्रकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है। पुलिस के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कह कर थक गए हैं। हालांकि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर के एक एक आदमी को नहीं समझा सकते, लोगों को खुद समझना होगा, लोगों को बचना होगा। लेकिन लोग हैं केवल भीड़ के रूप में रैलियों में पहुंचते हैं, प्रोग्रामों में पहुंचते हैं और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त जिस तरीके का चुनावी माहौल है, लोग अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेता है, छोटे नेता को बुलाता है, छोटा नेता मोहल्ले के नेता को बुलाता है, मोहल्ले का नेता अपने घर के नेता को बुलाता है। इसी प्रकार चैन बनती है और कोरोना की चैन भी भविष्य में इसी प्रकार बनेगी अगर लोग नहीं समझेंगे। अगर यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर अगर बात की जाए विकास कार्यों की, तो पारुल समझ लीजिएगा, मेरठ को लगातार मेट्रो सिटी कहा जाता है, एनसीआर में आता है। बड़े बड़े काम बेशक यहाँ हो गए हैं, एक्सप्रेसवे बन गया है, रैपिड आ रही है, मेट्रो का काम चल रहा है बेशक, लेकिन अगर मैं जहां खड़ा हूं, दक्षिण विधानसभा सीट पर मैं मौजूद हूं, यहां से कुछ दूर जाकर के अगर मैं तस्वीरें भेजूं तो आप हैरत मानेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप गार्बेज के डस्टबिन के किसी कोने पर खड़े हो गए हैं। पूरा इलाका डस्टबिन बना हुआ है, सड़कें नहीं है। बिल्कुल, और जहां पर ये मेट्रो रैपिड रेल बनाने का काम भी किया जा रहा है, इसके तरफ से कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से कि खूब विकास यहां पर हम कर रहे हैं। मेरठ में देखिए रैपिड रेल बनवाई जा रही है, लेकिन एक अच्छी चीज तो है कि लोगों को आने वाले कुछ सालों में सुविधा मिल जाएगी और बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस रैपिड रेल बनने से जाम जैसी समस्या से भी शहर के लोग बहुत ज्यादा जूझते हैं। देखिए, रैपिड रेल और मेट्रो का काम तब से शुरू हुआ है, 2023 में खत्म करने की बात की जा रही है और उसके दौर से ही यहाँ पर डाइवर्जन किया गया है। तमाम जो ट्रैफिक है उसको सिटी से जो यहाँ पर टीपी नगर है वहां को काट दिया गया है। घंटों घंटों लोगों को यहाँ मशक्कत करनी पड़ती है, निकला नहीं जाता है। पूरे शहर के हालात बद से बदतर है क्योंकि तमाम जो ट्रैफिक है वो शहर में सिटी में कट जाता है, बाईपास को नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर जो हालात है वो बद से बदतर इसलिए हो चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे जरूर हैं, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। कहीं से भी कोई कट जाता है, कहीं को घुस जाता है। और रैपिड रेल जहां मौजूद है, जहां कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कॉरिडोर इस वक्त अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ मेट्रो प्लाजा के आसपास है, लेकिन जो लोग दिल्ली से आ सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, जब वो कॉरिडोर के पास उतरेंगे तो यहाँ पर माधवपुरम का नाला है और काफी बड़ा नाला है, आवास विकास की वो आवासीय जमीन है। उस नाले को ना तो साफ किया गया है और नाला काफी एरिया में फैलता जा रहा है। यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप है, महामारी भी फैल सकती है। ऐसे में दोनों ही चीज देखी जाएगी। केवल रैपिड का काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो
मूलभूत समस्याएं हैं, जो स्थायी विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दक्षिण विधानसभा सीट के जो यहाँ पर विधायक है सौमित्र तोमर भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जी। लोगों का आरोप है कि उनको देखा नहीं जाता है, वो कभी आते नहीं है। जो संघ के प्रोग्राम होंगे, भाजपा के प्रोग्राम होंगे, उनके फोटो उसमें आ जाएंगे, वीडियो आ जाएंगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आज तक उनको कोई वीडियो नहीं आया है। जी, अगर कोई यानी कि वीडियो जनता आएगा से तो वो बातचीत नहीं करतारपुर करने के लिए जाकर पहुंचते हैं। बेशक बेशक हमने पूर्व में भी कॉल करके ये कहा था कि आपके विधायक जी इंटरव्यू करना है, आपसे पूछना है कि आपने क्या किया है, लेकिन वो कह देते हैं मैं नहीं हूं, मैं बाहर हूं। उनके फोटो केवल आएंगे एक्सप्रेसवे पर खड़े हो जाएंगे, वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े हो गए, प्रतापपुर से उल्ली तरफ आ जाएंगे और मेट्रो पर खड़े हो जाएंगे। यानी कि जो अच्छी जगह है वहां खड़े होकर के फोटो खिंचवा करके अपने विकास कार्यों को गिनाएंगे, जो कि भाजपा करती है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर लोगों का आरोप है, कल भी मैं गया, मैंने कुछ वीडियो बनाए, मैं उसको खबर को एस्टेब्लिश करके बना करके भेजूंगा, उसमें देखेंगे आप किस तरीके के हालात दक्षिण विधानसभा सीट पर बने हुए हैं। और जो नेता है वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। इसी प्रकार किठौड़ का हाल है, इसी प्रकार हसनापुर का हाल है, इसी प्रकार सिवाल खास का हाल है। बल्कि सिवाल खास की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी तरफ से लगा दिया है और वो कह रहे हैं कि यहाँ के पुराने विधायकों ने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। अगर वो करते तो शायद इतनी समस्या ना होती। उनकी तमाम आरोप हैं, बड़े आरोप हैं, और उसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि जो भगदड़ उनकी रैली में मचाई गई थी वो सत्ताधारी नेताओं ने मचाई थी, कि इसलिए अगर ये रैली करके बता देंगे लोगों को आपकी ये समस्या है और ये हमने पूरी की है और विधायक पूरी नहीं कर पाए तो शायद विधायक को इससे नुकसान होगा, इसीलिए इसी को लेकर के उन्होंने आरोप लगाए हैं। यहाँ कैंट की अगर बात की जाए तो कैंट का कुछ एरिया ठीक। देखिए आप लगातार बता रहे हैं कि विधायक जी ना तो क्षेत्र में पहुंचते हैं, उनके फोटो अगर देखते हैं तो एक्सप्रेसवे पर नजर आते हैं, घूमते फिरते नजर आते हैं, सिर्फ कार्यक्रमों में नजर आते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक ये चीज भी हो सकती है कि अगर विधायक ही जब क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं, जनता से बातचीत नहीं करते, उनकी समस्याएं नहीं जानते हैं, तो जनता में क्या नाराजगी है इस बात को लेकर? देखिए पारुल, ना केवल जनता में नाराजगी है, भाजपा के अंदर खाने में भी नाराजगी है। भाजपा के बड़े नेताओं ने साफ कर दिया है, कम से कम सिटिंग एमएलए 100 के टिकट काटे जाएंगे। अभी जो सिटिंग एमएलए हैं वो भागे दौड़े फिर रहे हैं कि आखिर अगर उन्होंने काम तो किए नहीं है कि कहीं उनका टिकट न कट जाए। बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, और ये चीज तो 1 महीने पहले ही साफ हो गई थी कि बीजेपी ने कहा था कि इस बार जो टिकट दिया जाएगा वो रिपोर्ट कार्ड देखकर दिया जाएगा और जिनका रिपोर्ट कार्ड सही होगा उन्हें ही इस बार टिकट मिलेगा। बेशक भाजपा ने पूर्व में साफ कर दिया था कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको आगे वो वर्तमान में टिकट देंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनका टिकट कटेंगे। करीब 100 सिटिंग एमएलए हैं जिनके टिकट कटने के यहाँ पर चांस लग रहे हैं यूपी के अंदर। ऐसे में कुछ मेरठ के लोग भी हैं, मेरठ के जो नेता वो है वो भाग दौड़ इसलिए कर रहे हैं कि इसका टिकट कट जाए, मेरा नंबर आ जाए, कि इसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, शायद मेरा नंबर आ जाए। और जिन लोगों ने काम नहीं किया है वो लोग साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके क्षेत्र के लोगों को और अपने नेताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो दिखाते हैं कि साहब हमने ये किया है, लेकिन वो फोटो नहीं दिखाएंगे जिसमें काम नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो 100 लोगों के टिकट कटने हैं उन लोगों में कुछ मेरठ के भी नेता हो सकते हैं जिनके टिकट कटने हैं, वो भले ही साफ पाक बनने की कोशिश करें, भले ही अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाएं, भले ही क्षेत्र का पूत सपूत दिखाएं, भले ही लोगों के साथ फोटो खिंचा करके अपने नेताओं को दे दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फेसबुक जो पेज है उन पर लाइक नहीं है, डिसलाइक है, और जो फॉलो करने की बात है उसको छोड़ ही दीजिए। ठीक है मनोहर आपको रोकूंगी, लौटूंगी आपके पास, क्योंकि प्रयागराज से भी हमारे संवाददाता मोहम्मद कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कमर, अब मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए ठीक है, शायद से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मनोहर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं ये बताना चाह रहा था कि 2017 में जब विधानसभा के चुनाव थे तो भाजपा ने एक तरीका निकाला था कि कौन कितना फेमस है, जनता कौन किसको जानती है। तो नेताओं से कहा गया था, एक पैमाना बना दिया गया था कि इतने अगर फेसबुक पेज पे सब्सक्राइब लाइक होंगे, इतने पेज फॉलो कर रखा होगा लोगों ने, तो उसको टिकट दिया जाएगा। तो नेताओं ने क्या किया था, अपना पेज बनवाया और सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे कि इसको लाइक कीजिए और इस तरीके से टिकट मिले। लेकिन इस बार भी हो सकता है पॉलिसी इस तरह की आ जाए कि ये देखा जाए कि जिस तरीके से जो पेज था उस पर इन्होंने क्या क्या डाला है और उस पर कितने लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, क्या प्रतिक्रिया दी है। हो सकता है वो भी एक पैमाना भाजपा बना ले कि देख लीजिए कि किसने क्या किया है, कि जनता साफ बता दी सोशल मीडिया पर, कोई किसी को अपनी बात थोप नहीं सकता, अपनी बात लिखने का सबको राइट है।
ऐसे में जो तमाम लोग हैं जो जी, जो लोग ठीक है वोट मनोहर, करते हैं। बिल्कुल। ये तो देखिए मेरठ के विकास की यहाँ पर बात हो गई, नेताओं की बात हो गई, विधायकों की बात हो गई कि कितने ज्यादा एक्टिव अब हो गए हैं या पहले थे, ये सब बात हो गई। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की और शिक्षाओं की बात की जाए तो वो मेरठ में कैसे? क्योंकि देखिए कोरोना की जब सेकेंड वेव आई थी हमने देखा था कि मेरठ में भी स्थिति कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पूरे अस्पताल जो थे मेरठ के सब भर चुके थे, जगह लोगों को नहीं मिल पा रही थी, बेड नहीं मिल पा रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी, तो तमाम चीजें ऐसी ही सामने आई थी। लेकिन अब कोरोना की अगर तीसरी लहर आ रही है, जिससे मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसको लेकर मेरठ में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से हैं? पारुल, स्वास्थ्य सेवा की अगर बात कर ले यहाँ पर, तो पूर्व में जब कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा था तो एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दिए गए थे शासन की तरफ से कि तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स है तमाम यूपी के अंदर उनको कोविड हॉस्पिटल बना दीजिए। ऐसा हुआ, काफी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बनाए गए, जिससे काफी लोगों को संतुष्टि तो मिली। लेकिन इन हॉस्पिटलों ने किया क्या? इन हॉस्पिटलों ने कालाबाजारी शुरू कर दी। जो कोविड का इलाज था उसको बड़ा महंगा कर दिया। कई अस्पतालों से खबर आई कि पेशेंट को मार दिया है, दूसरा पेशेंट भर्ती करने के चक्कर में उसको मार दिया है, और बिल 6-6 लाख 7-7 लाख पहुंचे। मेरठ का एक गढ़ रोड है, वहां ऐसे अस्पताल थे, हापुड़ रोड है, वहां ऐसे अस्पताल थे। मेरठ का दिल्ली रोड का चर्चित अस्पताल है, वहां इस तरह के मामले आए, बड़ा प्रकाश में आया मामला। भाजपा के नेताओं ने इसका बचाव किया। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो जो सरकारी फैसिलिटीज है वो इतनी कारगर नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरीके से ओमिक्रॉन अगर आ गया या कोरोना आ गया तो बताया जाता है, जानकारी कहते हैं लाख जो पेशेंट है वो प्रतिदिन आएंगे। अब वो कैसे कवर होंगे ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है पूर्व की तरह कर दिया जाए कि कोविड हॉस्पिटल बना दीजिए, दोबारा लूटमार शुरू कर दीजिए, लेकिन सरकारी सुविधाएं नहीं है। अगर लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है मेरठ में, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग पत्राचार के माध्यम से पूरा एक्टिव है। अगर बात कर ली जाए सीएमओ से लेकर के डीएम तक की, तो प्रतिदिन बैठकें होती हैं, गाइडलाइंस बनती है, पालन होते हैं, तमाम चीजें होती है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं दिखता है। अगर मेडिकल चले जाएंगे तो पिछले महीनों से वहां के जो कर्मचारी हैं हड़ताल कर रहे हैं कि उनका मानदेय नहीं मिला है, उनका वेतन नहीं मिला है। अभी बताइए, जो मैन पावर है वो हड़ताल करेगी तो कैसे ये लोग इस तरह की महामारी से जंग करेंगे, आप समझिए। और यहाँ पर स्कूलों की अगर बात की जाए तो पूर्व में भी हमने दिखाया कि स्कूलों के अंदर बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं, घास उग गई है। कोविड काल में किसी ने जाके देखा नहीं है। सरकारी स्कूल थे तो मर्जी किसी को क्या पड़ी है जाने की, जबकि किसी भी टीचर की छुट्टी नहीं की गई थी, सबको लगाया गया था और ये कहा गया था कि स्कूलों का ख्याल रखें, जाए रजिस्टर पर अपना नाम चढ़ाए, अपना प्रेजेंट लिख करके आ जाए। तो ऐसे में स्कूलों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा गया। हुआ क्या? इसका साइड इफेक्ट ये हुआ, सरकारी स्कूलों में कोई गया नहीं, प्राइवेट स्कूलों ने लूटमार मचा दी। छुट्टियों के दिन, कोरोना के दिन के जो पैसे थे, जो फीस थी, वो ली गई और जबरन ली गई। और आज के हालात ये हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी है, वैसी भी पढ़ाई है, और इतनी महंगी पढ़ाई है कि आम जन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है मनोहर, आप ये सारी समस्याएं जब बता रहे हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर हो, फीस को लेकर हो, या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो, सरकारी स्कूलों को, बहुत सारी समस्याएं आपने बता दी। तो इन सब के बाद कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इस बार जनता के मन में क्या है? देखिए, जनता, मेरा मानना तो यह है, इस वक्त साइलेंट है, और साइलेंट वोटर कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ जाता है। हालांकि जानकार तो ये कहते हैं, अगर अखिलेश यादव या फिर ये गठबंधन की बात कर ले, अगर ये इनको लोग सराहेंगे तो क्लीन स्वीप कर सकते हैं, अन्यथा भाजपा को फायदा मिलेगा। और वो फायदा क्यों मिलेगा, आप समझिए। जो धार्मिक काम किए गए हैं, बड़े स्तर पर धार्मिक काम हुए हैं, उनसे लोग इंस्पायर हैं कि पूर्व में ऐसा नहीं किया गया, मोदी योगी के राज में ऐसा हो गया। तो हो सकता है धार्मिक एतबार से जो लोग हैं वो मान जाए, लेकिन काम के एतबार से लोगों को लोग नहीं मानने वाले हैं। लोगों का साफ कहना है, जब कुछ किया ही नहीं है तो ऐसे में ऐसे लोगों को क्यों सराएं। अब 50-50 मामला लग रहा है। लोग हो सकता है धार्मिक कामों से मान जाए, और हो भी सकता है जो काम नहीं हुए हैं, जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, उनको लेकर के लोग नाराजगी दिखाएं और उसी को लेकर के अपनी वोट करें, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जहन में कहीं ना कहीं टेंशन भी चल रही है
मेरठ के आसपास जितने भी इलाके हैं, मेरठ में खुद तमाम जो नेता है, बड़े बड़े नेता, कल स्मृति ईरानी थी, उससे पहले पीएम मोदी थे, उससे पहले तमाम जो बड़े नेता है वो आ रहे हैं। केवल इसलिए आ रहे हैं कि जो लोगों के जहन में थोड़ी सी नेगेटिविटी विकास कार्य को लेकर के, हो सकता है बड़े काम हुए हो, लेकिन बिल्कुल मूलभूत बिल्कुल सुविधाएं मनोहर, धरातल आप पर यहाँ वो पर ये नहीं मिल पाई है। नाराजगी तो बता रहे हैं, लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जब मेरठ पहुंचे थे तो हमने देखा था कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, सिर्फ एक झलक प्रधानमंत्री की वो देखना चाहते थे, चाहे वो कैंट हो या फिर जब कैंट से निकले हो, तो बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई थी कि भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। तो नाराजगी तो उन तस्वीरों को देख के नहीं लग रही है कि बीजेपी के लिए नाराजगी होगी मेरठ की जनता में। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में आए थे, बड़ा आयोजन हुआ, उनके भाषण के शुरू होते ही बड़ी तादाद में लोग रैली स्थल से निकलने लगे। जब उनसे मीडिया ने पूछा आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को देखने आए थे, देख लिया और चल दिए हैं। माइक से आवाज आ रही है, सुनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने वहां पर दूसरी पार्टियों के नारे लगाए और ये विरोध किया कि साहब हमें तो स्कूल से लेकर के आए, ये कह करके प्रोग्राम है, हमें नहीं पता भाजपा का प्रोग्राम था, क्योंकि था तो सरकार का प्रोग्राम, लेकिन जिस तरीके से वहां व्यवस्था की गई वो भाजपा का लगने लगा। इसी को लेकर के लोग निकले। और उससे पहले भी नितिन गडकरी का भारतीय में प्रोग्राम था, यहाँ पर जो दूसरी पार्टी थे उनके नारे लगने लगे। IMT कॉलेज पड़ता है गंगानगर में, उन्होंने कहा, उनके बच्चे आए थे कि साहब हमें झूठ बोल करके लाया गया है। तमाम स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया, लेकिन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई, वो बात अलग है, वो हम बता रहे हैं। तो इसी प्रकार की नाराजगी है, जो साइलेंट बॉर्डर है वो नाराजगी उसमें है, लेकिन वो खुलकर इसलिए नहीं बोलता कि उसको जरूरत क्या पड़ी है। अपने वोट कास्ट करने का सबको राइट है, वो करेंगे और जो भी फैसला होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में विकास कार्य हो या तमाम इस तरह की चीजें हम बता रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं वोटरों में रोष है। और ये रोष हो सकता है सरकार को भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री को देखने जाते हैं, लोग नितिन गडकरी को देखने जाते हैं, लोग सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनका फेम बहुत है, देखने जाते हैं। लेकिन इस आधार पे केवल वोट कर दे, ये नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि खुद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना था कि साहब हमारे प्रधानमंत्री हम देखने जरूर जाएंगे, भले हमारी पार्टी हो, हम वोट अलग कराए, हम खुद वोट अलग करें, वो बात अलग है। लेकिन प्रधानमंत्री का नाम जब आता है लोग जाते हैं, उनको पार्टी से मतलब नहीं होता। लेकिन जब वो प्रोग्राम भाजपा में बदल जाता है तो लोग विरोध करते हैं और निकल जाते हैं। ऐसी तस्वीरें थी और है। जी ठीक है मनोवर, यहाँ पर सारी बातें हो गई, लगभग सब पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। अब थोड़ी सी बात आपके बारे में कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हर रोजाना ये चाहे बढ़ती ठंड हो या कोरोना के मामले बढ़ रहे हो, सेकंड वेव में भी हमने देखा, फर्स्ट वेव में भी हमने देखा, बखूबी आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और हर मीडिया कर्मी जो है वो इसी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपनी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी भी बहुत हम सभी पर रहती है। तो ऐसे में आप बताइए कि चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे वो बढ़ती ठंड हो, किस तरह से आप इन परिस्थितियों में काम करते हैं, क्या चुनौतियां आपको आती हैं? देखिए पारुल, जिस वक्त हम मास कम्युनिकेशन कर रहे थे, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे 2009 में, तो हमारे प्रोफेसर हमको ये सिखाते थे कि अगर कहीं बम फट जाए, बम विस्फोट हो जाए, तो आदमी क्या करता है, अमूमन आदमी भाग जाते हैं। लेकिन पत्रकार ऐसा नहीं होता। पत्रकार, लोग विपरीत दिशा में भागते हैं, बच के भागते हैं, लेकिन पत्रकार उस बम की तरफ को भागता है कि बम फटा कहां है और हुआ क्या है। तो पत्रकार का ये कहीं ना कहीं दायित्व है, वो स्वतंत्र बॉडी में काम करता है, तो उसका दायित्व है कि उसको जाकर के देखे और लोगों को बताए कि वास्तविकता है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है बम नहीं फटा हो, गाड़ी का टायर फट गया हो, लोगों में पैनिक फैल गया हो। तो पत्रकार का सही दिशा में काम करने का कर्तव्य बनता है, और वो सही दिशा में काम करेगा तभी सही इंफॉर्मेशन लोगों को दे पाएगा। ठंड, गर्मी, सर्दी, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो पारुल आता रहेगा। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उसको नहीं भूलना चाहिए। हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए हमें खड़ा उतरना चाहिए, उनके लिए हमें स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अपना समय दे रहे हैं, हमें देख रहे हैं और हमारी बातों को सुन करके वो अपने जीवन में उतारते होंगे शायद। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो वास्तविकता है इसको दिखाएं। सिस्टम, सरकार से जरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जो अच्छी होती है वो भी ये चाहती है कि जो सही चीजें हैं उन तक पहुंचे। हो सकता है उनके नेता, उनके पत्रकार नहीं पहुंचाते हो, लेकिन स्वतंत्र पत्रकार उन तक पहुंचाएगा तो शायद उन चीजों का समाधान सरकार भी कर सकेगी। जिस तरीके से मैंने प्रधानमंत्री की रैली को लेकर बताया, हो सकता है भविष्य में उस पर कोई सरकार देखे कि ऐसा हुआ है तो उसको देखे, जांचे और चीजों को दुरुस्त करे। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि पत्रकार का दायित्व है
मौसम कैसा भी हो, मौसम आना जाना है। अब देखिए हमारे देश के जवान हैं, सरहदों पे पड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। हम कम से कम देश के अंदर रह करके लोगों को इन्फॉर्मेशन सही दे सकते हैं, इतना बिल्कुल तो हमारा दायित्व बनता है। तो ये बिल्कुल हमें बिल्कुल। सिखाया गया था, उसी सिद्धांत पर हम चल रहे हैं और भविष्य में ऊपर वाले ने चाहा तो उसी सिद्धांत पर चलते रहेंगे। छल कपट पैसा मोह माया कुछ नहीं, केवल लोगों को सही बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देना। मनोहर, और इस सबसे संस्थान में पहली केवल हम बात यह इसलिए है कि अपनी पारुल जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभानी बहुत जरूरी है। और आपसे भी मैं यही अपील करूंगी कि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, बहुत सारे जगहों पर जाते हैं, अस्पतालों में भी कवरेज करने के लिए पहुंचते हैं, तो आप भी मास्क लगाइएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब परिस्थितियां बदलने लगी हैं, लेकिन उसमें भी हमें काम करने की बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे हम काम करेंगे। तो आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा, मास्क लगाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक भी करिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोवर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छे से जिस तरह से आपने मेरठ के बारे में जानकारी दी और मेरठ में क्या सियासी हलचल चल रही है ये बताया, तो कहीं ना कहीं ऐसे में हम इसी तरह से हर रोजाना कई जिलों से अपने संवाददाताओं को जोड़ते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी और जिलों के संवाददाताओं के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।